अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं किंजा बशीर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएं कि हुकूमत ने JUI को डिप्टी चेयरमैन सेनेट के ओहदे की पेशकश कर दी। चेयरमैन सेनेट सादिक सुंचरानी और वजीर दिफा परवेज खटक ने जमीयत उलमाए इस्लाम के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से मुलाकात की और उन्हें डिप्टी चेयरमैन सेनेट के ओहदे की पेशकश की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर दिफा परवेज खटक ने मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को पेशकश की तस्दीक की। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने हुकूमत की जानिब से किसी भी पेशकश की तरदीद कर दी। कहते हैं उन्हें हुकूमत की जानिब से डिप्टी चेयरमैन सेनेट के कोई हुकूमती ऑफर नहीं हुई। चेयरमैन सेनेट के साथ मुलाकात में तमाम जमातों के मेंबरान बैठे थे। हुकूमती वजीर की मीडिया के सामने गुफ्तगू की शदीद मजम्मत करता हूँ। PDM ने जो फैसला किया हम उसके पाबंद हैं। PDM मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद है और मुत्तफिक है। हुकूमती वजीर अपनी डूबती कश्ती को बचाने के लिए ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि PDM ने जमीयत उलमाए इस्लाम के मरकजी रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को डिप्टी चेयरमैन सेनेट के ओहदे के लिए नामजद कर दिया। PDM की खसूसी कमेटी का इजलास शाहिद खाकान अब्बासी की सदारत हुआ, जिसमें डिप्टी चेयरमैन सेनेट के नाम पर हतमी मुशावरत की गई। फैसला किया गया कि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी डिप्टी चेयरमैन के ओहदे के उम्मीदवार होंगे। इजलास में फैसला किया गया कि सेनेट में अपोजिशन लीडर नून लीग से होगा। कमेटी के फैसले से PDM के सरबराह को आगाह किया जाएगा और PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान हतमी ऐलान करेंगे। दूसरी जानिब चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात के लिए वोट लेने का मिशन लिए पीपल्स पार्टी का 3 रुकनी वफ्द MQM के मरकज बहादुराबाद जा पहुंचा। पीपल्स पार्टी के वक्त का कहना था कि सेनेट इलेक्शन में साथ नहीं दिया तो कोई बात नहीं, यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट बनवाने में अपना किरदार अदा करें। राब्ता कमेटी के सेनेटर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान का कहना था कि तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी सुस्त रवि का शिकार है। किसी को सपोर्ट करना है, ये फैसला राब्ता कमेटी करेगी। पीपल्स पार्टी के दोस्त यहाँ पर आए थे और सबसे पहले दोनों जो हमारे सेनेटर्स, एक फैसल भाई और खालदा अतैयब बाजी जो मुंतखब हुई हैं, उसके ऊपर मुबारकबाद भी दी और साथ साथ में अभी चेयरमैन के इलेक्शन के हवाले से, सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन के हवाले से इन दोस्तों ने दरख्वास्त की कि उसके ऊपर गौर किया जाए। तो जाहिर है कि हम फौरी तौर पे कोई फैसला नहीं कर सकते, तो राब्ता कमेटी के साथ मीटिंग करके उस हवाले से जो भी फिर फैसला होगा उससे मुत्तला करेंगे दोस्तों को। और साथ साथ में हमने ये भी गुजारिश की है, पिछली दफ़ा भी यही की थी कि ये सेनेट के इलेक्शन से अलग हटकर हमें सिंध की बेहतरी के लिए, सिंध के दही और शहरी इलाकों की बेहतरी के लिए क्या क्या इक़दाम करने हैं, उसके ऊपर हमें ज़रूर मिलकर काम करना चाहिए। उस पर हमारे दोस्तों ने भी इत्तफाक़ किया और इंशाअल्लाह ये इलेक्शन के बाद भी हमारी मुलाकातें जारी रहेंगी। और सिंध के शहरी इलाकों में ख़ासतौर से चूँकि हम नुमाइंदगी करते हैं तो हमें यहाँ के लोगों की नौकरियों का मसला है, यहाँ के बल्दियात के मसाइल हैं, यहाँ पर पानी का मसला है, सीवरेज का मसला है। इन सारी चीज़ों के ऊपर हम इनसे बातें करेंगे फ्यूचर में और उसका हल भी तलाश करेंगे। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि ये दोस्त हमारे तशरीफ़ लाए और हम इनको इंशाअल्लाह जल्द मुत्तला करेंगे राब्ता कमेटी की मीटिंग के बाद कि हम क्या करने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं सेनेट इलेक्शन का तमाशा सबने देखा, बदकिस्मती से मुआशरे में करप्शन को काबिल कबूल बना दिया जाता है। जब कौम उसे कबूल कर ले तो सबसे बड़ी तबाही आती है। मुल्क में करप्शन से ज़्यादा कोई और चीज़ बुनियादों को तबाह नहीं करती। जिस कौम में इखलाकी मेयार ना हो वो कभी इंसाफ नहीं कर सकती। मुल्क में जिस तरह इलेक्शन होते हैं वो हम अब नहीं कर सकते। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान का कहना था, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी जैसे साहिब इक्तदार लोग चोरी का पैसा बाहर भेजते हैं। जब साहिब इक्तदार मुल्क से पैसा बाहर भेजते हैं तो वो मनी लॉन्ड्रिंग पर नजर रखने वाले इदारों को साथ मिलाते हैं और उन्हें कमजोर करते हैं। ऐसे लोग कुछ ऐसे प्रोजेक्ट लाते हैं जो मुल्क की जरूरत नहीं होती, बल्कि इनमें कमीशन होते हैं और वो कमीशन बाहर ले जाते हैं। वजीर आजम का कहना था कि इस तरह लोगों को मकरूज करते हैं और अवाम कर्जों की कीमत महंगाई से अदा करते हैं।
करते हैं। जब पैसा बाहर जाता है तो फिर मुआशरे में काबिल कबूल बनाने के लिए मीडिया को इस्तेमाल किया जाता है और यही पैसा इदारों में चलता है जिससे इदारों को खरीदते हैं। मुआशरे में करप्शन को बुरी चीज नहीं समझा जाता है। फिर कहा जाता है कि खाता है तो लगाता भी है, फिर कहते हैं कि एक जरदारी सब पे भारी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि करप्शन करने वाला बड़ा बन जाता है। इन चीज़ों से कौम की अखलाकियात को नुकसान पहुंचता है और जब अखलाकियात खत्म होती हैं तो इंसाफ नहीं हो पाता। इस मुल्क में ताकतवर और कमजोर के लिए अलग अलग कानून आता है। ताकतवरों से डील होती है और गरीब जेलों में जाते हैं। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि वफाक के वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं अपोजिशन की सियासत का महूर पैसा बनाया है। पहले पैसा बनाते हैं फिर लोगों के ज़मीर खरीदते हैं। काबीना इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शिबली फराज का कहना था कि सेनेट इलेक्शन शफाफ बनाने के लिए ओपन बैलेट की बात की, लेकिन अपोजिशन की जानिब से अहम मामले पर मुनाफकत दिखाई गई। अवाम जानते हैं कि ओपन बैलेट का किसने बायकॉट किया। लेकिन माजी में यही होता था कि एक पॉलिटिकल या सियासी फ़वाइद हासिल करने के लिए उसको काफ़ी इन्फ्लुएंस किया जाता था। तो जो स्टेट बैंक है वो उस लिहाज से इतना इंडिपेंडेंट नहीं था जितना कि उसको होना चाहिए, ताकि वो अपनी एक बुनियादी जो जिम्मेदारी है जो कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है वो कर सके। हमने दूसरे मुल्कों में भी देखा है कि जो स्टेट बैंक का एक रोल होता है वो एक बड़ा ही इंडिपेंडेंट होता है। तो ये इस इकदाम से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और आपकी इंशाअल्लाह इन्फ्लेशन भी नीचे आएगी और स्टेट बैंक एक बड़ा ही एक इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग इदारा बन के उभरेगा। माजी में भी और अभी भी स्टेट बैंक की एक जनरल रेपुटेशन अच्छी रही है, स्पेशली जो ह्यूमन रिसोर्स है, लेकिन कुछ कवानीन ऐसे थे जो कि वो उस पर एक ऐसा गैप नज़र आता था जिसमें कि जिसकी वजह से जो बुनियादी रोल है स्टेट बैंक का वो दूसरी जानिब स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने चैलेंज करते हुए कहा है कि अगर एतमाद के वोट में एक भी फिगर गलत हुआ तो ओहदा छोड़ दूंगा। इल्जाम लगाने वाले बताएं कौन से गैर हाजिर रुकन को हाजिर जाहिर किया गया। मेरा और फैसल बाबरा का वोट गिने तो 180 बनते हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए स्पीकर कौमी असम्बली का कहना था कि हमें जमहूरियत को मुस्तहकम करना है, इलेक्शन में इखलाकी इक़्तिदार को कम नहीं होने देंगे। क्या मुझे कोई बता सकता है कि इसमें कोई नंबर में कोई आगे पीछे हो सकती है? मैं चैलेंज करता हूं कि अगर एक वोट भी गलत साबित हुआ तो मैं अपनी सीट पे नहीं रहूंगा। मैं चैलेंज करता हूं आपके सामने। भाई आए बात करते हैं तो कोई आए देखे कौन सा एमएनए गैर हाजिर था। एक एमएनए की बताए जो 178, अगर मेरा काउंट करे और फिर जो है ना वाडा का काउंट करे तो फिर तो 180 थी। वो तो लाजत में बैठा था। मैं समझता हूं कि जिस तरह चेयरमैन साहब ने कहा, देखो हमने जमहूरियत को मुस्तहकम करना है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट का ख्याल रखना है। इलेक्शन होते रहते हैं, इलेक्शन में हमने एक मॉरल जो ग्राउंड है उसको किसी भी सूरत में हमने लूज नहीं करना है। और अभी आपको पता है कि मैंने एक स्पेशल कमेटी भी बनाई है, आज अनाउंस हो जाएगी। जो पार्लियामेंट के अंदर वाक़यात हुए हैं और जो पार्लियामेंट के बाहर जो वाक़यात हुए, इस पर हमें इंतहाई अफसोस है। इस पर अफसोस है और इसको भी इंशाअल्लाह ताकि इसको प्रूव करें। बलोचिस्तान से आज़ाद नौमुंतखब सेनेटर अब्दुल कादिर तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। वज़ीर आज़म पर एतमाद का इजहार कर दिया। बलोचिस्तान से नौमुंतखब सेनेटर अब्दुल कादिर ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की और तहरीक इंसाफ में शमूलियत का बाज़ाब्ता ऐलान किया। वज़ीर आज़म ने अब्दुल कादिर की तहरीक इंसाफ में शमूलियत का खैर मकदम किया। अब्दुल कादिर का कहना था कि PTI का एजेंडा मुल्क की बेहतरी का एजेंडा है और मौजूदा हालात में इमरान खान की क़यादत में ही मुल्क आगे बढ़ सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही मुल्क को मुश्किलात से निकालेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यूसुफ रजा गिलानी के सेनेट में कामयाबी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। PTI के रुकन कौमी असम्बली अली नवाज ने यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी को चैलेंज किया। दरखास्त में यूसुफ रजा गिलानी, अली हैदर गिलानी और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया। अली नवाज ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया है कि यूसुफ रजा गिलानी ने धांधली और पैसों से सेनेट में कामयाबी हासिल की। इलेक्शन कमीशन से पूछा जाए गिलानी की कागजात नामजदगी कैसे कबूल किए।
मरियम नवाज ने एतराफ़ किया वो इलेक्शन पर असरअंदाज हुए। मरियम नवाज ने पार्टी टिकट के ऑफर से असरअंदाज होने का एतराफ़ किया। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कहा है दरखास्त नामुकम्मल है। अली हैदर गिलानी की वीडियो में पैसों का जिक्र है और ना ही टिकट देने का। जिन 16 लोगों की तब बात हो रही है उनके नाम कमीशन को दें, मवाद के साथ मुतल्लिका अफराद को फरीक बनाएं। इलेक्शन कमीशन को नोटिफिकेशन रोकने की दरखास्त में तरमीम करने की हदायत कर दी। तहरीक इंसाफ ने यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू किया था। PTI की जानब से अली हैदर गिलानी की वीडियो को बुनियाद बनाकर दरखास्त की गई थी कि PTI के वकील बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा कि नंबर गेम में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हफीज शेख को अक्सरियत हासिल थी। सेनेट इंतखाब में पैसे और पार्टी टिकट्स के एवज धांधली की गई। सेनेट इलेक्शन से एक और रोज पहले धांधली का सबूत मिला। 2 मार्च को यूसुफ रजा गिलानी का बेटा वीडियो में लालच रिश्वत देने का कह रहा है। अली हैदर गिलानी वोट ना देने और वोट खराब करने का कह रहे थे। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि तहरीक इंसाफ के वकील ने वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट दिया हुआ है। तब लोगों को ये रकम ऑफर की गई, इन्हें फरीक नहीं बनाना चाहिए था। वकील PTI ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने वीडियो सामने आने पर नोटिस भी लिया। रुकन इलेक्शन कमीशन पंजाब ने कहा कि हमने कोई नोटिस नहीं लिया था। इन वीडियोस में कौन है उनके नाम बताएं और इन्हें फरीक बनाएं। कोई शहादत दें फिर ही कार्रवाई हो सकती है। इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी होने के बाद नाअहल भी कर सकता है। वकील PTI ने कहा कि करप्शन को पकड़ने के लिए ऐसी चीजें जरूरी हैं। इलेक्शन कमीशन ने यही इख्तियारात NA-75 डस्का में इस्तेमाल किए। इलेक्शन कमीशन करप्ट प्रैक्टिसेस रोकने के लिए बेपनाह इख्तियारात इस्तेमाल कर सकता है। उधर शाहिद खान अब्बासी कहते हैं आइन और कानून के रास्ते पर चलने तक मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। कौमी असम्बली या पंजाब में अदम एतमाद इक़्तिदार नहीं, मुल्क की खातिर होगा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खान अब्बासी ने कहा वज़ीर आज़म के खुद एतमाद का वोट लेने की आइन और कानून में जगह नहीं। अरकान असम्बली से 50-50 करोड़ फंड्स का वादा रिश्वत नहीं तो क्या है। ये नैब की हकीकत तो सबके सामने है। ब्रॉडशीट के कमीशन का क्या हुआ किसी को पता नहीं है। जो अरबों खा गए वो किसी को पता नहीं है। चेयरमैन नैब के अपने दफ्तर में डाका पड़ता है किसी को पता नहीं है। मुल्क के अंदर जो दीगर हालात हैं ये भी पता नहीं है कि मुल्क के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म से कहा या नहीं कहा कि तुम अक्सरियत खो चुके हो। लेकिन कौमी असम्बली का इजलास होता है जिसमें वज़ीर-ए-आज़म साहब एतमाद का वोट लेते हैं। कौन से कानून के तहत देते हैं किसी को पता नहीं है। स्पीकर को भी पता नहीं है। एतमाद की शिक जो 91(7) है वो पाकिस्तान के आइन में बड़ी वाज़ेह है। इसका इतलाक़ सिर्फ उस वक़्त होता है जब मुल्क का सदर मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म से ये कहता है कि मैं मुतमईन हूँ कि तुम एतमाद असम्बली का खो चुके हो और नया एतमाद का वोट लो। ऐसा कोई मरासला असम्बली के सामने नहीं आया, बल्कि ये बताया गया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद एतमाद का वोट ले रहे हैं। इसका कानून और आइन में कोई जगह नहीं है। उसके बाद वहाँ पर कई मदासरा असम्बली में खड़े हुए वज़ीर-ए-आज़म साहब की तारीफ़ें की। फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब खड़े हुए और पूरी अपोजिशन को धमकियाँ और गालियाँ निकाली। स्पीकर साहब खामोश बैठे रहे क्योंकि वो इस बात का उनको पता नहीं है कि हाउस कैसे चलता है, असेंबली कैसे चलती है। उनको इखलाकी कदरों का पता नहीं है कि पूरी दुनिया के पार्लियामान में एक असूल होता है कि जो आदमी ऐवान में मौजूद ना हो उसके बारे में आप बात नहीं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। खबर सबसे पहले। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। मुझे डिग्री के बाद एक शानदार करियर। वेलकम बैक।
ब्रेक के बाद आपको बताएं कि महंगाई की मारी अवाम पर एक और बिजली गिरा दी गई है। फी यूनिट 89 पैसे महंगा करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बिजली जनवरी के फ्यूल एडजस्टमेंट में महंगी की जाएगी। सार्फिन पर 6 अरब 90 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। वसूली मार्च में बिलों में होगी। इतलाक लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। अहम खबर है जिसे आपको आगाह कर रहे हैं कि अवाम पर एक और बिजली बॉम्ब गिरा दिया गया है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बिजली जनवरी के फ्यूल एडजस्टमेंट में महंगी की गई है। सार्फिन पर 6 अरब 90 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। वसूली मार्च के बिलों में होगी। इतलाक लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। उधर हुकूमत की मुआशी टीम ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को पार्लियामेंट में एहतसाब के लिए जवाबदेह करने का फैसला कर लिया है। स्टेट बैंक के गवर्नर के एहतसाब की जिम्मेदारी अब पार्लियामेंट की है, जबकि गवर्नर की मुद्दत में इजाफा करके उसे 5 साल कर दिया गया है। वफाकी वजीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख कहते हैं, इदारों को वजारतों के बजाय हुकूमत के मातहत कर रहे हैं। इदारों के बोर्ड्स के चेयरमैन अब हुकूमत मुकर्रर करेगी। पहला जो कानून था वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के लिए मजीद ऑटोनॉमी का है। इसका बुनियादी मकसद ये है कि पहले पहल हम उनका मैंडेट जो है वो तय करें, और ये मैंडेट दुनिया में अमूमन जो स्टेट बैंक का होता है, जैसे मरकजी बैंक जो होता है उसका होता है प्राइस कंट्रोल या फाइटिंग इन्फ्लेशन। तो यहाँ पर भी ये मरकजी जो उनका ऑब्जेक्टिव होगा वो यही होगा, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, टू फाइट द इंक्रीज इन प्राइसेस, जिस तरह दुनिया के दूसरे ममालिक में है। इसके साथ ही उनकी जो एक्सचेंज रेट और मॉनेटरी पॉलिसी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो एक मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी कोऑर्डिनेशन बोर्ड रहा है, उसे भी ख़त्म किया जा रहा है, और उसकी बजाय हुकूमत को ये इख्तियार है कि वो खुसूसी कमिटीज बनाकर कोऑर्डिनेशन करे। और स्टेट बैंक जो है उसको पार्लियामेंट के अंदर अकाउंटेबल भी किया जा रहा है। अब इस सारी चीज का बुनियादी मकसद ये है कि हम पाकिस्तान के जो अहम इक्तिसादी इदारे हैं उनको मजबूत बनाएं। तालीमी इदारे, सिनेमा, शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स को दोबारा खोलने के फैसले को वापस लेने पर गौर शुरू कर दिया गया है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास हुआ। कोरोना केसेस के पेश नज़र स्कूल खोलने के तरीक़ाकार पर नज़रसानी का फैसला किया गया। सूबाई इंतजामिया को हदायत की गई है कि ग्रॉस रूट की सतह पर हिफाजती इक़दाम पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाए। इजलास में फैसला हुआ कि लॉकडाउन में ख़त्म करने वाले के हवाले से अप्रैल के दूसरे हफ्ते में नज़रसानी की जाएगी। बात करेंगे कोरोना की। कोरोना से 24 घंटों में मजीद 54 इंसानी जिंदगियां निकल गई है। अमवात 13,281 हो गई। मजीद 1,353 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 5,94,000 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 5,64,000 सेहतयाब, जबकि 16,349 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। कोरोना से मजीद 54 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 5,600, सिंध में 4,436, खैबर पख्तूनख्वा में 2,118, बलोचिस्तान में 201, गिलगित बल्तिस्तान में 102, आज़ाद कश्मीर में 313, जबकि इस्लामाबाद में 511 अमवात हो चुकी हैं। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 26,14,000 हो गई। मरीजों की तादाद 11,78,00,000 तक जा पहुंची है। 9,36,00,000 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मुजी कोरोना वायरस के वार जारी हैं। अमेरिका में 5,39,000, ब्राजील में 2,67,000, भारत में 1,58,000, मैक्सिको में 1,91,000, रूस में 90,000, फ्रांस में 49,000, बरतानिया में 1,24,567 और सऊदी अरब में 6,534 अमवात हो चुकी हैं।
अब आपको बताएं कि जीबी असम्बली ने गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा बनाने के लिए करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली है। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर नज़ीर अहमद की सरबराही में हुआ, जिसमें हुकूमत और अपोजिशन के तमाम अरकान ने शिरकत की। वज़ीर आला जीबी खालिद खुर्शीद ने गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा बनाने की करारदाद पेश की, जिस पर राय शुमारी नहीं की गई और इसे मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया गया। करारदाद में कहा गया है कि मसला कश्मीर को मुतासिर किए बगैर गिलगित जीबी को अबूरी सूबा बनाया जाए और जीबी को कौमी असम्बली और सेनेट में भी नुमाइंदगी दी जाए। अब आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं मरकज़ में बदतरीन नाकामी के बाद पंजाब में भी अपोजिशन नाकाम रहेगी। पंजाब में सियासी तमाशा लगाने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से सूबाई वज़ीर जंगलात मोहम्मद सब्तैन खान ने मुलाकात की। इस मौका पर वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि PDM सारा जोर NRO के लिए लगा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान के होते हुए उन्हें NRO नहीं मिलेगा। फिरदौस आशिक अमान कहती हैं इस्तीफों की खोखली धमकियों पर PDM को हजीमत हुई। मौलाना ने फिर से इस्तीफों का शोशा छोड़ दिया। फिरदौस आशिक अवान ने अपने ट्वीट में कहा मौलाना खुद पार्लियामेंट से बाहर हैं, लिहाजा उन्हें किसी का भी असम्बली में होना कबूल नहीं। इस्तीफे देना पीपल्स पार्टी को किसी तौर कबूल नहीं। शातिर पीपल्स पार्टी अपने फैसले डिक्टेट कराती नजर आ रही है, जिसकी वजह से जाली राजकुमारी मौलाना और दिगर सियासी यतीम खासे नाराज हैं। फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि खातिर जमा रखिए, आज नहीं तो कल उन करप्शन दीवानों की हंडिया बीच चौराहे में फूट जाएगी। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं पुलिस में जुल्म और नाइंसाफी को किसी तौर बर्दाश्त नहीं करेंगे। थाना कल्चर के मुकम्मल खात्मे के लिए मेरिट और शफाफियत लाजमी है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से IG पंजाब पुलिस इनाम गनी ने मुलाकात की। गवर्नर चौधरी सरवर का कहना था कि सिफारिश कल्चर से इदारों की तबाही होती है। पुलिस को सियासी मुदाखलत से 100% पाक किया जा रहा है। हम इदारों को करप्शन और सिफारिश कल्चर से मुकम्मल पाक करना चाहते हैं। उधर अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं मुल्क की सियासत में दो नाम नेहाद धड़े कभी मुतहारिब तो कभी शेर और शिकर हो जाते हैं। सेनेटर सिराजुल हक ने एक बयान में कहा कि अवाम PTI और PDM को जितनी जल्दी एक समझ लेंगे उतना ही अच्छा होगा। चंद खानदान ने मुल्क के वसाइल पर कब्जा किया हुआ है जो दिखावे के लिए अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। PTI हुकूमत ने अब तक गरीब और सफ़ेद पोश तबका के मसाइल के हल के लिए कुछ नहीं किया। मुल्क पर काबिज अशराफिया ने जानबूझकर गरीब के बच्चों को पसमानदा रखा। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि मुल्क में ख़वातीन का इस्तेहसाल हो रहा है। दूसरी जानिब मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं तमाद के वोट के बाद हुकूमत ने सबको करप्ट कह दिया। अगर वज़ीर आज़म सबको डाकू कह रहे हैं तो उनको कौन पकड़ेगा? क्या चोरों को पकड़ने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की फौज बुलानी पड़ेगी? कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि आइन में बल्दियाती निज़ाम का चैप्टर शामिल होना चाहिए। तमाम सियासी जमातें मसाइल हल करने में नाकाम हो चुकी और एक दूसरे को नीचा गिराने में लगे हुए हैं और रात को जो है वो विक्ट्री स्टैंड पर खड़े होकर उसके बाद सो जाते हैं। एट द एंड ऑफ द डे नुकसान मुल्क का हो रहा है, नुकसान आवाम का हो रहा है। इसलिए कि इस तमाम गुफ्तगू में, इन तमाम कार्रवाइयों में आवाम की कोई बात नहीं हो रही है। 25 करोड़ लोगों की कोई बात नहीं हो रही। किसी को ये फिक्र नहीं है कि किसके घर में भूख है, किसी को फिक्र नहीं है कि कहां पर किसी को दवा चाहिए, किसी को स्कूल चाहिए, किसी को रोटी चाहिए, कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, किसी को फिक्र नहीं है। किसी हुक्मरान तबके को, किसी ऑपोजिशन की जमातों को, पार्लियामेंटेरियंस को, किसी को यह फिक्र नहीं है। सबको यह फिक्र है कि किस तरह से ऑपोजिशन वालों को यह फिक्र है कि हुकूमत कैसे गिराएं, हुकूमत वालों को ये फिक्र है कि किसी तरह से ऑपोजिशन को किस तरह से बंद करें, चोर कहें, डाकू कहें, बंद करें। इस तमाम मामले में अगर किसी की पहली जिम्मेदारी आती है तो यकीनन वो हुकूमत वक्त की आती है कि हुकूमत वक्त ऐसे हालात पैदा करें, ऐसी बातें करें, ऐसा माहौल पैदा करें जहां पर रिकंसिलिएशन हो, जहां पर तमाम जो कि जीती हुई जमातें पार्लियामेंट में बैठी हैं उनको साथ लेकर मुल्क के लिए कोई काम किया जाए। लेकिन गजब खुदा का
कि वजीर आजम जब भी बोलते हैं, जब भी बात करते हैं, सारी उम्मीदों पर पानी फेर देते हैं। आखिरी जो उनकी तकरीर है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद, उन्होंने सबको डाकू कह दिया, चोर कह दिया, सबको करप्ट कह दिया। अब मसला ये है कि भाई वजीर आजम अगर कौम को ये बता रहे हैं कि फलां डाकू है, फलां चोर है, तो उस चोरों को पकड़ेगा। आगे बढ़ेंगे और आपको आगाह करेंगे। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत ने जाली अकाउंट स्कैंडल्स में वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को 31 मार्च के लिए तलबी का नोटिस जारी कर दिया। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में मुराद अली शाह के खिलाफ रेफरेंस पर नैब ने एतराज़ात दूर कर दिए। अदालत ने मुराद अली शाह को 31 मार्च के लिए तलबी का नोटिस जारी कर दिया। तमाम शरीक मुलाजमान भी तलब कर लिए गए, मुलजिमान को भी तलब कर लिया गया। वजीर आला सिंध को नूरी आबाद प्लांट के गैर कानूनी ठेकों और मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में तलब किया गया, जबकि मुराद अली शाह के खिलाफ नैब रावलपिंडी ने 67 वॉल्यूम पर मुश्तमिल रिकॉर्ड अदालत में जमा करवा दिया है। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी सरकारी दौरे पर कतर पहुंच गए। दोहा नेवल बेस पहुंचने पर कमांडर कतर अमीरी नेवल फोर्सेस ने एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी का पुरतबाक इस्तकबाल किया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक अमीरुल बहर को कतर पहुंचने पर रवायती अंदाज में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। नेवल चीफ को कतरी बहरिया के इस्तेदाद कार के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। नेवल चीफ ने कतर आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ और कमांडर कतर अमीरी एयरफोर्स से अहम मुलाकातें की। दूसरी जानिब गुजरांवाला में निजी हाउसिंग सोसाइटी के गार्ड्स ने मुजाहिरा करने वाले जमींदारों पर फायरिंग कर दी। 3 जाँ बहक 10 जख्मी हो गए। मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है। निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिकान ने अराजी की रकम जमींदारों को देने से इनकार कर दिया। जमींदारों ने एहतजाज किया। इसी दौरान हाउसिंग सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड जमींदारों से उलझ पड़े। मुजाहिरीन की जानिब से पथराव पर गार्ड ने फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से 3 अफराद मौका पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि 10 जख्मी हो गए। लवाहिकीन ने मैयतें जीटी रोड पर रखकर मुजाहिरा किया, जिस पर ट्रैफिक ब्लॉक हो गई। पुलिस ने हाउसिंग कॉलोनी के 3 मालिकान को हिरासत में ले लिया। नाज़रीन, खजूर अपनी भरपूर ग़िज़ाइयत की वजह से तारीखी अहमियत का हामिल है। बैनुल-अक़वामी मंडियों में इसकी मांग में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में खजूर की काश्त वसी पैमाने पर हो रही है। मुजफ्फरगढ़ से बिलाल हाशमी की ये रिपोर्ट देखते हैं। खजूर का फल अपनी भरपूर ग़िज़ाइयत की वजह से तारीखी अहमियत का हामिल है। बैनुल-अक़वामी मंडियों में इसकी मांग में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में इस फल की काश्त वसी पैमाने पर हो रही है। आलमी मियार के मुताबिक पैदावार हासिल करने के लिए ज़रपाशी का अमल बुनियादी हैसियत रखता है। फरवरी मार्च के महीनों में तमाम फलदार पौधों पर फूल आना शुरू हो जाता है। अक्सर फलदार पौधों में नर और मादा हिस्सों का मिलाप आज खुद मुकम्मल हो जाता है, लेकिन खजूर में नर और मादा का मिलाप खुद करना पड़ता है। खजूरों का बाग है, इसकी जो है ना ज़रपाशी करने हैं तो खजूर जो है ना खस हो जाती है। इसे ज़रपाशी करने से ये खस नहीं होती। ये माल भी सही उतरता है खजूर का और वज़न भी बनता है, वेट भी बन जाता है। खजूर का फल अपनी भरपूर ग़िज़ाइयत की वजह से तारीखी अहमियत का हामिल है। बैनुल-अक़वामी मंडियों में इसकी मांग में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में खजूर की काश्त वसी पैमाने पर हो रही है। आलमी मियार के मुताबिक पैदावार हासिल करने के लिए खजूर की ज़रपाशी का अमल बुनियादी हैसियत रखता है। काश्तकारों को सिफारिश की जाती है कि मार्च के महीने में ज़रपाशी का अमल मुकम्मल करें। अगर ज़रपाशी की मदद से कम वक्त में एक आदमी 150 से 200 तक खजूरें आसानी से ज़रपाशी कर सकता है। इस तरीका से मजदूरी और वक्त दोनों में खातिर खा बचत होती है। कैमरा टीम के साथ बिलाल हाशमी, ब्यूरो चीफ, TV टुडे, मुजफ्फरगढ़। और अब टुडे इंटरनेशनल।